हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अंडर ब्रिटिश, और इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य चर्चा करेंगे परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर। हालांकि परमानेंट सेटलमेंट, दो और सेटलमेंट भी किए गए थे। भारत में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिसने कि मार्च 1793 में इसे इंट्रोड्यूस किया था, जब वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके बाद 1820 में थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। अंत में महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। इन रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। ये रेवेन्यू सेटलमेंट जो किए गए थे वह एक माध्यम था रेवेन्यू कलेक्शन का। यद्यपि अंग्रेजों को इस व्यवस्था से तात्कालिक लाभ अवश्य हुआ, पर भारतीय ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। खास करके किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जमींदार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। हालांकि परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा जमींदार को ही रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया था। अब हम लोग यह जानेंगे कि आखिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के ऊपर अंग्रेजों ने विशेष जोर क्यों दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ आए थे वे एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबद्ध थे। इसलिए वे लोग फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स अर्थात मुक्त व्यापार व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे। चूंकि वे व्यापारी वर्ग से आते थे, इसलिए वो भारत में जो भी सामान विदेशों से आयात होता था उस पर हाई टैरिफ नहीं लगा सकते थे। फिर उन्हें ब्रिटेन में उस समय जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था उसको, उसके इंटरेस्ट को और साथ साथ उनके अपने व्यापारिक इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना था, उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन साथ ही साथ उनको अपने जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे उसको मैक्सिमाइज भी करना था। तो उनके पास एकमात्र विकल्प कृषि क्षेत्र में था, जहां से वे अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते थे। लेकिन इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा ही दूरगामी हुआ। भारत में खास करके बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट ने जो ओल्ड विलेज कम्युनिटी की अवधारणा थी उसको समाप्त कर दिया। ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी रिलेशन जो थे वे भी बदल गए और ग्रामीण अंचलों में नए सामाजिक वर्ग का अभ्युदय हुआ, और इस तरह से भारत में एक सामाजिक क्रांति भी ग्रामीण इलाकों में आई। ब्रिटिशर्स के आने के पूर्व जमींदार रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी कभी धन अर्जित करने में नहीं थी। उनका मुख्य उद्देश्य अपने सामाजिक संबंधों को बना करके रखना था ताकि उनकी राजनीतिक सत्ता बनी रहे। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और उसने जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया, तो उसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य था कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना। और यह स्वाभाविक भी था अगर कंपनी के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि कंपनी को धन की आवश्यकता थी मुख्यतः 3 कार्यों को संपादित करने के लिए। पहला तो यह था कि उसे भारतीय सामान को खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, ताकि भारतीय सामान को खरीद करके वह इंग्लैंड में निर्यात कर सके। फिर उसे पैसे की ज़रूरत बंगाल के नवाब को देने के लिए भी थी, और अंत में उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की आवश्यकता अपने साम्राज्य का विस्तार तथा उसे कंसोलिडेट करने के लिए भी थी। और यह पैसा जुटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल ने रेवेन्यू कलेक्शन का काम हाईएस्ट बिडर को देना शुरू किया। जो बहुत ज़्यादा, जो सबसे बड़ी बोली लगाता था उसे रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया। और अगर वे नहीं कर पाते थे तो जिस बोली पर उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का काम लिया था और उतना अमाउंट अगर वो नहीं जमा कर पाते थे तो उसको फिर से सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाता था। यह
शुरुआत में 5 साल के लिए दिया गया, बाद में एक एक साल के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का काम इन रेवेन्यू फार्मर्स को दिया गया। इसलिए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो उस समय तक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम, जैसा कि मैंने अभी बताया, हाईएस्ट बिडर को ही दिया जाता था। बहुत बार रेवेन्यू कलेक्शन फार्मर्स होते थे वे जमा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वह एरियर में चला जाता था, वह बकाया रह जाता था। इसके लिए जमींदार दोषी हो जाते थे। किसान और रैयत भी के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था। कंपनी ने संसाधन एकत्र करने के लिए किसानों तथा जमींदारों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया, लेकिन इसके बाद भी कंपनी बहुत बार जो उसे राशि चाहिए होती थी वह प्राप्त नहीं कर पाती थी। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, जमींदार भी निष्कासित कर दिए जाते थे। इसकी वजह से बंगाल में 1770 में, 1784, 1787 और 1790 में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ तक कि जो राजस्व की मांग की जाती थी उसका विरोध आम जनता भी कर रही थी, अर्थात किसान भी कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सन्यासी विद्रोह था, जो कि 1772 से 1789 तक बंगाल में चला। इसे पहले कृषक विद्रोह के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। इसी प्रकार से 1783 में रणपुर और दिनाजपुर में के किसानों ने भी विद्रोह किया था। विद्रोह को दबा तो दिया गया, पर जितना राजस्व मिलना था वह कंपनी को नहीं प्राप्त हो पाया। यही जब स्थिति थी तब कंपनी ने, इसी परिस्थिति में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने परमानेंट सेटलमेंट पर विचार शुरू किया, जिसमें जमींदार केंद्र बिंदु थे। जमींदारों की आलोचना एडमंड बर्क ने मानवों में दुष्टतम कहकर की थी। उन्हीं के साथ परमानेंट सेटलमेंट करने के पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इसके पूर्व सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली समिति ने भी जमींदार को जमीन का मालिक बताया, जिसके उत्तराधिकार उसके वंशज और भारतीय रीति रिवाज और कानून के अनुसार हो सकते थे। इस तरह का रिपोर्ट सर जॉन शोर ने जून 1789 में दिया था। इसके अंतर्गत भूमि का विक्रय और गिरवी रखने का भी अधिकार जमींदार के पास निहित किया गया था। जो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया वह उसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बताया गया, और ये जमींदार किस तरह के थे उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। ये जमींदार, फ्राउड कमीशन ने 1943 में 4 प्रकार के बंगाल के जमींदार का उल्लेख किया है, जिनके साथ परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। पहला वर्ग था इंडिपेंडेंट चीफ्स का, अर्थात स्वतंत्र जो रियासत थी बंगाल के अंदर, उनको जमींदारी दी गई, अर्थात रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया। इनमें थे कूच बिहार, आसाम और त्रिपुरा, जो अपनी रियासत अपने पास रखने में कामयाब रहे और मुगलों को रेवेन्यू के रूप में प्रत्येक वर्ष ट्रिब्यूट दिया करते थे। दूसरा क्लास था ओल्ड लैंड होल्डिंग क्लास था, जो ये पुराने लैंड होल्डिंग फैमिलीज थी, जैसे कि राजशाही, वर्धमान और दिनाजपुर के राजा। ये लोग रूलिंग पावर्स थे और ये लोग लैंड टैक्स दिया करते थे। तीसरा वर्ग जिन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया वह था कलेक्टर्स और रेवेन्यू। वैसे कलेक्टर जिनकी नियुक्ति मुगल शासन के द्वारा की गई थी, ये कई पीढ़ियों के बाद वंशानुगत हो गए थे। और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी रेवेन्यू फार्मर्स अपॉइंट किए गए थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, और कुछ दिनों तक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया था। ये जो रेवेन्यू कलेक्टर्स नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इन्हें भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया और इन्हें भी जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। इस वर्ग में एक बड़ा समूह कलकत्ते का बनिया का था तथा बेनामी कंपनी के अधिकारी भी ऐसे वर्ग में सम्मिलित थे। यहाँ पर प्राउड कमीशन ने इस चीज को स्वीकार किया है कि पहले 2 वर्ग अर्थात इंडिपेंडेंट चीफ्स और लैंड होल्डिंग क्लास का दावा जमींदार के रूप में मजबूत था, जबकि मुगलों के द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्टर्स अपॉइंट हुए थे और जो कि हेरिडेटरी रेवेन्यू कलेक्टर हो गए थे,
उनका दावा इन दो वर्गों के दावे से कम था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए रेवेन्यू कलेक्टर से उनका दावा जमींदार के रूप में बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया भी। इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया, उसका पूरा श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह एकमात्र और ही वॉज नॉट द सोल ऑथर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आया था, इसका क्रमिक विकास हुआ था। फिलिप फ्रांसिस जो वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इसी लाइन पर वे भी सोच रहे थे। तीसरा, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुच्छेद 39 ने भी यह अनुशंसा की थी कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया जाए। आधार उदार और न्यायपूर्ण होना चाहिए और इसमें भारतीय कानून तथा रीति रिवाज का भी ध्यान रखना होगा। कॉर्नवालिस का स्पेशल कंट्रीब्यूशन यह था कि उसने इन सारी प्रक्रियाओं को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर वह ले गया। लेकिन चूंकि कंपनी के सर्वेंट बंगाल के रेवेन्यू सिस्टम को भली भांति नहीं जानते थे, कॉर्नवालिस ने लैंड रेवेन्यू के एनुअल सेटलमेंट को 1787 या 1788 में भी जारी रखा, और साथ ही 1787 में ही उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह पता लगाने के लिए निर्देशित किया था कि प्रत्येक जिले में लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन क्या है और कितना है। दूसरा, किसके साथ भू व्यवस्था अर्थात लैंड सेटलमेंट की जा सकती है, यह पता किया जाए। और तीसरा, किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्टर के दमन से रैयतों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इन तीन बातों का पता करने के लिए उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 में ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह साफ साफ निर्देश दिया था। इसकी रिपोर्ट आने में 2 वर्ष लग गए और इसके आधार पर कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ 10 वर्षों तक का एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया 1790 में, जिसे डिसेनियल सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डिसेनियल सेटलमेंट करते वक्त कॉर्नवालिस ने यह आश्वासन दिया था कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति आ जाएगी तो इसको ही परमानेंट सेटलमेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर सर जॉन सोर और कॉर्नवालिस के बीच मतभेद होते हैं। सर जॉन सोर का यह कहना होता है कि डिसेनियल सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट तुरंत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास अभी पर्याप्त जानकारी और अनुभव बंगाल के लैंड रेवेन्यू को लेकर के नहीं है। लेकिन कॉर्नवालिस का यह मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्याप्त नॉलेज और अनुभव है बंगाल के लैंड रेवेन्यू के संबंध में। दूसरा पॉइंट जो जॉन सोर, जिसका मेंशन जॉन सोर ने किया, उसमें उन्होंने कहा कि जमींदार की भूमिका एग्रीकल्चर को या कृषि में सुधार लाने में संदिग्ध है, क्योंकि 5 वर्ष और 1 वर्ष का जो उनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया था, उस दौरान उन्होंने इस तरह की पहल नहीं की। लेकिन कॉर्नवालिस का यह मानना था कि अगर जमींदार को परमानेंट लैंड ओनर के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी तो वह दिलचस्पी लेगा और भूमि सुधार का कार्य करेगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। तीसरा, सर जॉन सोर इस बात का विरोध कर रहे थे कि जब डिसेनियल सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया गया है तो उस वक्त जमींदारों को यह आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिए कि इसे परमानेंट सेटलमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी की स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कॉर्नवालिस का विश्वास था
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का समर्थन अवश्य मिलेगा और इसलिए वह परमानेंट सेटलमेंट को, डिसीजनल सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के में परिणत करने के लिए वह दृढ़ था, फॉर्म था। और अंत में सर जॉन सॉर का यह कहना था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में जमींदार के साथ परमानेंट सेटलमेंट तभी किया जाए जब लैंड का सर्वे उचित तरीके से हो और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी का भी पता किया जाए। वो यह भी चाहते थे कि जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया जाएगा, तो अगर रैयत के साथ कोई विवाद होता है तो उसमें कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉर्नवालिस का यह कहना था कि जमींदारों को जमीन का मालिक तो बनाया गया है, लेकिन अंतिम मालिकाना जमीन के ऊपर कंपनी का ही है, इसलिए अगर इस तरह का कोई विवाद होता है तो उसमें कंपनी हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है। अब हम लोग समझेंगे परमानेंट सेटलमेंट की क्या विशेषता थी। तो पहला तो यह था कि जमींदार को मान्यता दी गई कि वह जमीन का मालिक है और वह जमीन की गिरवी रख सकता है, उससे संबंधित वसीयत बना सकता है, उसे हस्तांतरित कर सकता है, उसे बेच सकता है। उसका जो मालिकाना हक था उसे वंशानुगत बना दिया गया, हेरिडेटरी बना दिया गया। इसके अंतर्गत जमींदार को लैंड रेवेन्यू पेमेंट के लिए उत्तरदायी बनाया गया और निश्चित तिथि तक अगर वह लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट करने में असफल रहता है तो उसकी जमींदारी को जब्त कर लिया जाएगा और उसे नीलाम कर दिया जाएगा, उसे बेच दिया जाएगा। यह भी तय किया गया कि इसमें कि जमींदार एक निश्चित रकम हर साल लैंड रेवेन्यू के रूप में कंपनी को देंगे, और जो कि भविष्य में कभी बढ़ाया नहीं जाएगा। इस सिस्टम के अंतर्गत किसानों के हितों की अनदेखी की गई, क्योंकि उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। जमींदार के रहमो कर्म पर वे लोग उनको कार्य करना था। जमींदार को से यह अपेक्षा की गई थी कि वह 89% ऑफ द टोटल रेंटल वह कंपनी को देगा और 11% और 1/11 पार्ट जो है वह अपने पास रखेगा अपने मेहनताना के रूप में। स्टेट ने, राज्य ने किसानों के साथ कोई सीधा संपर्क इस परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा नहीं स्थापित किया। जमींदार को यह अधिकार दिया गया कि अगर टेनेंट लगान देने में असमर्थ होता है तो उसकी जमीन को वह कब्जा कर सकता है, अर्थात जमींदार कब्जा कर सकता है, और इसमें टेनेंट को किसी न्यायालय की भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। अब हम लोग इसके सेटलमेंट से क्या लाभ कंपनी को हुआ। जो आधुनिक एपोलॉजिस्ट्स हैं ब्रिटिश शासन के, जैसे कि वेरा अंस्ते, उनका यह कहना है कि परमानेंट सेटलमेंट जिसे अंग्रेजों ने लागू किया बंगाल में, वह एक इनोसेंट मिस्टेक था, अर्थात अनजाने में गलती हो गई थी, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि जमींदार भूमि के मालिक नहीं थे। लेकिन इस तरह का बहाना यह समझ से परे है। जहाँ तक इसके गुण का, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट का सवाल है, उसमें विरोधाभास विचार व्यक्त किए गए हैं। एक तरफ मार्समैन है जो कि परमानेंट सेटलमेंट की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह एक बोल्ड, ब्रेव और वाइज मेजर था। बोल्ड, ब्रेव और वाइज में अर्थात साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय था। दूसरी ओर बेवरीज हैं, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की आलोचना करते हुए इसे बहुत बड़ा मिस्टेक या बहुत बड़ी गलती बताया है, ग्रेट ब्लंडर बताया है, और इसे ग्रॉस इनजस्टिस या पूरी तरह अन्यायपूर्ण माना है। अब इसके जो प्रमुख लाभ या जस्टिफिकेशन कह लीजिए वह थे, तो पहला यह था कि इस परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा निश्चित भू राजस्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना तय था। मॉनसून आए
या ना आए, सूखा पड़े, बाढ़ आए, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था। उसको वर्ष के अंत तक सही समय पर उसके पास लैंड रेवेन्यू डिपॉजिट किया जाना था। कंपनी को लैंड रेवेन्यू का पुनर्निर्धारण हर वर्ष नहीं करना था, हर साल उसे अब इससे वह छुटकारा पा गया। इससे कंपनी को बचत हुई। जो खर्च होते थे पुनर्निर्धारण में, हर साल रिवीजन जो किया जाता था उसमें जो खर्च होते थे अब वह खर्च नहीं होगा, अब उससे वह बचत हुई। उसी प्रकार से कुछ पद, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि के पद, उनको समाप्त कर दिया गया और इससे भी कंपनी की बचत हुई और इस तरह से कंपनी को फाइनेंशियल गेन हुआ, अर्थात वित्तीय लाभ हुआ। दूसरा, कॉर्नवालिस की अपेक्षा थी कि जमींदार तथा शहर के नए अमीर वर्ग के पास जो कैपिटल जमा होगा उसका निवेश एग्रीकल्चर में होगा और जमींदार अधिक से अधिक लोगों को व्यापार एवं उद्योग से निकालकर कृषि कार्य में लगाएंगे और जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके पीछे कॉर्नवालिस के दो उद्देश्य थे। पहला तो है कि भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल आपूर्ति करने वाला देश बना रहेगा और भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए भी बाजार बना रहेगा। दूसरा, कंपनी को कृषि में निवेश करने की जरूरत नहीं होगी, अर्थात कंपनी का यह उत्तरदायी नहीं होगा कि वह एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के लिए। आर्थिक रूप से राजस्व की स्थिरता से किसान रेगुलर रिवीजन और असेसमेंट से स्वतंत्र हो जाएंगे और किसान और भी जमीन जो खेती योग्य हैं उसको बढ़ा करके अपनी उत्पादकता और आय को बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा की गई। किसानों को अब अंग्रेजी अधिकारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा वह सिर्फ जमींदारों के साथ डील कर रही थी, टेनेंट से अर्थात किसानों से उसका कोई सीधा संपर्क नहीं था। तीसरा, इसने अर्थात परमानेंट सेटलमेंट ने एक नए वर्ग, जमींदार वर्ग को जन्म दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा और जो चाहता था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता रहे। और इसका प्रमाण 1857 के विद्रोह में ही मिला जब जमींदार का वर्ग 1857 के विद्रोह से अपने आप को अलग रखा। कंपनी के योग्य अधिकारी अब जुडिशियल कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। इससे न्यायिक सेवा में सुधार संभव हुआ और हमें यह पता है कि कॉर्नवालिस कोड 1793 मई में जो लागू हुआ उसमें इसका लाभ अवश्य मिला। परमानेंट सेटलमेंट के चलते जो जमीन की कीमत थी उसमें भी वृद्धि हुई, वह भी अप्रिशिएट की, क्योंकि अधिकांश जमींदार ने अपना ध्यान भू सुधार में लगाया। किसानों को कड़ी मेहनत करने तथा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई क्षेत्रों में प्रति जमीन एवं जंगल को खेती लायक बनाया गया जिससे उनका मूल्य बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कहानी अभी भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो जो इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, इसका कुप्रभाव पड़ा और भारतीय समाज का शोषण जो इसकी वजह से हुआ उस पर ध्यान देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रभाव जो परमानेंट सेटलमेंट का पड़ा वह था किसानों का भरपूर शोषण का मार्ग परमानेंट सेटलमेंट ने खोल दिया। परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों की हितों की बलि चढ़ा दी। जमींदार किसान को लगान न देने की स्थिति में मनमाने तरीके से हटा सकते थे। जमींदार पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं था, किसी कानून की शरण वह नहीं ले सकता था। इसका परिणाम यह था कि किसान के पास भीख मांगकर अथवा कर्ज लेकर लगान देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। किसान पूरी तरह से जमींदार की दया पर निर्भर थे। किसानों की जो कस्टमरी ऑक्युपेंसी राइट्स थी उसको परमानेंट सेटलमेंट में नज़रअंदाज कर दिया गया था तथा उनकी हैसियत एक रैयत की तरह हो गई थी। होता यह था कि पट्टा में जो भी
रेंट लिखा जाता था, रेंट अर्थात लगान की रकम लिखी जाती थी, शायद ही कभी जमींदार उसको मानते थे। पहले जमींदार मनमाने ढंग से लगान नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि रेंट परगना के रेंट से अधिक ज़्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट के बाद निर्दयी जमींदार किसान के खून का आखिरी कतरा भी लेने में संकोच नहीं करता था। उसी प्रकार से हस्तकरघा और कुटीर उद्योग के डिक्लाइन होने के कारण कृषि पर निर्भरता बढ़ी लोगों की, और इससे जमींदार को शोषण करने का एक और अवसर मिला, क्योंकि लैंड अब इन इलास्टिक हो गई थी। खराब फसल के वर्ष भी जमींदारों को किसान के शोषण करने का अवसर मिलता था, क्योंकि इससे लगान और टैक्स दोनों ही किसानों को देना पड़ता था। किसानों के ऊपर डबल मार लगी परमानेंट सेटलमेंट से। किसान कंपनी कई तरह के टैक्स भी लगाती थी, जिसे किसानों को भी देना पड़ता था। इससे किसानों तथा जनता का शोषण बहुत बढ़ गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा किसानों की स्थिति बदहाल हो गई, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इतना ही नहीं, लैंडलॉर्ड्स के जो अधीनस्थ कार्य करने वाले नायक और अकाउंटेंट होते थे, जो कि खाता में हेर फेर किया करते थे, वे भी अपना हिस्सा किसान से वसूलते थे। यहाँ तक कि जमींदार के यहाँ कार्य करने वाला चपरासी भी अपना हिस्सा वसूल लेता था। इस प्रकार किसानों की स्थिति, ऐसा कहा गया है कि उनकी स्थिति क्यूबा के गुलाम और रूस के सर्फ से भी दयनीय हो गई थी। परमानेंट सेटलमेंट न केवल किसानों को बर्बाद किया, बल्कि जमींदारों की भी स्थिति खराब कर दी, क्योंकि जमींदारों को सनसेट लॉ के तहत अपना जो लैंड रेवेन्यू उन्हें डिपॉजिट करना था, उसे होने के पहले, अंतिम दिन के सनसेट होने के पहले तक वह उसे जमा कर देना था। अगर वह जमा करने में असफल होता था तो उसे जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था, और इसमें किसी भी तरह का बहाना या कारण कंपनी नहीं स्वीकार करती थी। एक हिस्सा या पूरी जमींदारी ही नीलाम कर दी जाती थी। सरकार बंदूक की नोक पर राजस्व वसूलती थी। जमींदार को यह अधिकार नहीं था कि वह किसान को किसी निश्चित समय तक लगान देने को बाध्य कर सके। 18वीं सदी के अंत तक नदिया, राजशाही, बिशुनपुर और दिनाजपुर के जमींदार बेदखल कर दिए गए थे। बर्दवान के जमींदार बुरी तरह से क्रिपल्ड हो गए थे, जबकि बीरभूम के जमींदार बिल्कुल बर्बाद हो गए। छोटे छोटे जमींदारों का भी यही हश्र हुआ। 1794 और 1807 के बीच बंगाल के जमीन जो 41% राजस्व देते थे, उन्हें नीलाम कर दिया गया। ऐसे जमींदार को शहर के अमीर लोगों ने खरीदा, जिनकी खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इसी के साथ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का प्रचलन शुरू हो गया। जिन्हें ये जो लैंडलॉर्ड, नए जो लैंडलॉर्ड आए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, वे प्रायः शहरी क्षेत्र के अमीर होते थे या मनी लेंडर हुआ करते थे। उनकी खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे कभी गांव में नहीं रहे और न ही रैयत के कल्याण के लिए वो कभी सोच सकते थे। भूमि सुधार भी उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था। इसलिए न तो उन्होंने भूमि सुधार में कोई पहल की, न तो उन्होंने पूंजी दिया, और न ही किसी कार्य को नियंत्रित किया। वे मात्र एक रेंट रिसीवर हो गए, न कि धन के उत्पादक। रैयत सबसिस्टेंस लेवल के नीचे रहे, जिसके कारण आंतरिक बाजार संकुचित रहा तथा कृषि विकास को भी अवरुद्ध किया। कंपनी को भी वित्तीय घाटा परमानेंट सेटलमेंट के कारण हुआ। प्रारंभिक तात्कालिक लाभ को छोड़कर कंपनी को भी वित्तीय घाटा हुआ। इसे लगातार बढ़ती खेती लायक जमीन के उत्पाद का अंश राजस्व के रूप में नहीं मिल पाया। जमींदार की आय लगातार बढ़ी, क्योंकि उन्होंने लगान में कई गुना वृद्धि की। 1929-30 तक रेंट में करीब 58% वृद्धि हुई।
जिसके फलस्वरूप जमींदार की आय 96% बढ़ी। फ्राउड कमीशन के एक सदस्य एसएम हुसैन ने के अनुसार जमींदार की अनुमानित आय 20 लाख से बढ़कर के 832 लाख हो गई थी 1940 में, जबकि सरकारी आय 3 लाख पाउंड ही रही। फिर परमानेंट सेटलमेंट के समय प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज एवं मछली पालन पर विचार नहीं किया गया था। इसका दोहन जमींदार अपने व्यक्तिगत एवं निजी लाभ के लिए किया। सरकार को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से फाइनेंशियल लॉस कंपनी को बहुत ज़्यादा हुआ। परमानेंट सेटलमेंट के चलते निर्मित अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी पद्धति के कारण सरकार को स्थानीय परिस्थितियों तथा दशा का भी ज्ञान नहीं हो सकता था। किसानों की वास्तविक स्थिति या कृषि की दशा के बारे में कंपनी अनभिज्ञ रही, क्योंकि उसे पता नहीं था मैप और लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि सरकार का किसानों के साथ सीधा संपर्क परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था में नहीं था। इसलिए कोई सरकार कोई किसी तरह का सुधार नहीं कर सकती थी और जो असंतोष ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा था उसके बारे में भी वह अनभिज्ञ रही। बंगाल में एक नए वर्ग नए जमींदार का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि जिनका खेती में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। वे लोग एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स रहे। चूंकि वे लोग उनकी खेती में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने खेती कार्य करने के लिए इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करना शुरू किया और कभी कभी तो इंटरमीडियरीज की संख्या 50 से भी ज़्यादा हो जाती थी। और इस तरह से ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे वे सिर्फ पैसे से मतलब था और उन्हें किसी कार्य से कोई मतलब नहीं था, किसी कार्य में किसी तरह का नियंत्रण नहीं था और न ही वो कृषि में कोई सुधार के लिए इच्छुक थे। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई। अधिकांश जमींदारों ने भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि ये लोग बेसिकली मनी लेंडर थे। इनका उद्देश्य से ज़्यादा रैयत से लगान वसूलना था। जो भूमि सुधार कर सकते थे उनके पास संसाधन का अभाव था और जिनके पास संसाधन था वे करना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की वजह से बंगाल की आर्थिक प्रगति जो है वह अवरुद्ध हो गई। किसी भी तरह का कृषि में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। अकाल की स्थिति भी पैदा हुई। अकाल की परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो एग्रीकल्चरल कैपिटल था अर्थात कृषि पूंजी थी और श्रम एक दूसरे से अलग हो गए। जिनके पास संसाधन था वे भूमि में निवेश नहीं करना चाहते थे और जिनके पास और जो भूमि सुधार कर सकते थे उनके पास संसाधन नहीं था। हाई रेंट और हाई इंटरेस्ट क्रमशः जो जमींदार और मनी लेंडर की मांग होती थी, उसके कारण कृषि आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर के पास चला जाता था। किसान की स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। इसलिए किसान चाह करके भी एग्रीकल्चर में अर्थात कृषि में किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकता था। उसके पास वास्तव में कृषि में सुधार करके आय में वृद्धि करने का कोई इंसेंटिव भी नहीं था। राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो यह सही है कि जमींदार एक ऐसा वर्ग परमानेंट सेटलमेंट के कारण उसका जन्म हुआ जो कि ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार था, लेकिन एक बहुसंख्यक भारत का एक बहुसंख्यक समाज जो है जो आम आदमी था वह ब्रिटिश शासन से एलिनेट हो गया, वह उससे अलग थलग हो गया। इस तरह से पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी कंपनी को नुकसान ही हुआ और अंत में परमानेंट सेटलमेंट की वजह से भारतीय समाज खास करके बंगाल के समाज में सामाजिक परिवर्तन आया। ग्रामीण समाज लगातार बढ़ते कर्ज और नियमित रूप से जमीन से बेदखल होते किसान गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं हो सकता था। किसानों को जमींदार तथा महाजन के प्रति गुस्सा तथा घृणा ही हो सकता था।
जिन्होंने उसे जमीन से बेदखल कर दिया था। दूसरी ओर जमींदार भी भयभीत थे किसानों से, जिसकी जमीन उन्होंने हड़प ली थी। गांव में परस्पर अविश्वास एवं तनाव का माहौल पैदा हो गया था। दोनों को आपसी हितों की टकराव की स्थिति थी। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि परमानेंट सेटलमेंट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस सेटलमेंट से लोगों का, भारतीय लोगों का शोषण ज़्यादा हुआ और अंग्रेजों को भी इससे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। ना तो वित्तीय फायदा हुआ और न ही आर्थिक फायदा हुआ। और जो परमानेंट सेटलमेंट का उद्देश्य था वह भी पूरी तरह से कंपनी के हितों की रक्षा नहीं कर सका। और ये परमानेंट सेटलमेंट ने भारतीय समाज में ऊपर सामंतवाद को पैदा किया और नीचे सर्फडम का उदय हुआ। जो लाभ कंपनी को दिखाई दे रहे थे वह भ्रामक ही थे। परमानेंट सेटलमेंट की असफलता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और कर्नाटक के एक पार्ट के अलावा परमानेंट सेटलमेंट को कहीं और इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। यह भी इस बात को सिग्निफाई करता है कि परमानेंट सेटलमेंट अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सेंट्रल इंडिया, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स इत्यादि ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, अपना कमेंट अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।